गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 10 अगस्त से कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को। पहले 9 के अपडेट से देखते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी आपके 0.23 एंड 0.32% बढ़े हैं। मेटल एंड मीडिया स्टॉक्स जो है वो सबसे ज्यादा बढ़े हैं एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स मतलब बैंक वगैरह, ये बैंक आईसीआईसीआई बैंक बजाज फाइनेंस ये सब फॉल करे हैं ज्यादा। एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है आईपीओ से रिलेटेड, वो भी पेपर के अंदर आई है तो वो भी हम वहीं पे कवर कर लेंगे। कोई रिजल्ट एज सच नहीं आया था कल। तो शुरू करेंगे यहाँ पे। न्यू लॉ ऑन डिजिटल कंपटीशन लाइकली टू रेगुलेट बिग टेक। अब पहली 3 न्यूज का मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो हो क्या रहा है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन चल रहा है। तो मैं उसके बारे में भी आऊंगा, बाद में आऊंगा। बट उसमें क्या है कि अभी ये तीनों न्यूज आपकी ऐसी हैं कि किसी नए लॉ से रिलेटेड हो रही हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ दिक्कत चल रही है अभी के लिए, तो वो जल्दी जल्दी काम को खत्म करना चाहते हैं। तो ये चीज आप बैकग्राउंड में रखें अपने माइंड में, फिर हम तीनों न्यूज को समझते हैं। न्यू लॉ ऑन डिजिटल कंपटीशन लाइकली टू रेगुलेट बिग टेक। तो ये आपका एक नया कंपटीशन कंपटीशन एक्ट होता है कि इंडिया के अंदर, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का मार्केट शेयर अगर 80% पहुंच जाएगा या 90% पहुंच जाएगा, तो वो एक तरीके से मोनोपोली बन गई आपकी। क्योंकि आप फिर कितना भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करने नहीं आ सकता, और इस तरीके से होगा। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे रेलवेज का है, रेलवेज पे गवर्नमेंट चाहे तो कितना भी रेट्स चार्ज कर सकती है, तो या तो लोग उसको बंद कर देंगे यूज करना या फिर लोगों को देना पड़ेगा। तो बेसिकली पीपल एक्सप्लॉइट होंगे उससे और बंद कर देंगे यूज करना, तो काफी सारी दिक्कतें उनको वैसे भी आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें खुश होंगे, उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस तरीके से अगर किसी भी कंपनी प्राइवेट, ये तो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट तो रेगुलेट कर सकती है खुद को, बट अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, अगर आप उसको अलाउ करोगे कि वो इतनी बड़ी बन जाए, इतना सारा मार्केट शेयर को ले ले, तो ये सही बात नहीं है। इसलिए आपको रेगुलेशन करनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट करती है कॉम्पिटिशन एक्ट के थ्रू। अगर आप इतने मार्केट शेयर से ऊपर हैं तो आप नहीं काम कर सकते, आपको इतने पे ही रुकना पड़ेगा, कोई एक्विजिशन नहीं कर सकते या अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को नहीं बढ़ा सकते। इस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। अब इसी कंपटीशन एक्ट के लिए वो एक अलग से बिल पास करने वाले हैं, डिजिटल कंपटीशन एक्ट के नाम से। इसमें क्या होगा कि डिजिटल कंपनीज के अंदर ये सब काम ये सब लगेगा, जिसमें मतलब वही आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब कंपनीज के ऊपर जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये नया लॉ लगेगा, ताकि ये टेक कंपनीज को मेनली, क्योंकि बड़ी कंपनीज जो बाहर से आ रही हैं डिजिटल है, वो टेक कंपनीज ही हैं, तो उनके ऊपर ये लॉ रेगुलेट कर सके। An official committee under corporate affairs, Manoj Govil, set up to examine the need for any ex-ante regulations mechanism for digital markets through separate law. तो यहाँ पे यही है कि एक कमेटी बना दी गई है, आपके कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मनोज गोविल, उसके अंडर उनके अंडर है वो लीड कर रहे हैं इस कमेटी को। और एक इन्होंने बात करी कि एक्स एंटी रेगुलेटरी मैकेनिज्म। एक्स एंटी रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट दो टर्म्स होती हैं। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि अगर कोई चीज है जो बुरी है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हो। एक तो आप उसको होने से रोक सकते हो कि आप पहले ही रोक लो। एक आप हो सकता है कि उसके होने के बाद आप उसको पनिशमेंट के फॉर्म में रोको कि आगे कोई नहीं करेगा, बट आप होने के बाद उसको पनिशमेंट दे रहे हो जिसने उसको करा। तो ये दो तरीके होते हैं, उसको एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट बोला जाता है। एक्स एंटे हो गया आपका प्रिवेंटिव तरीका, जिसमें आप कोई चीज होने से रोकते हो। अब यहाँ पे जो एक्ट बन रहा है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ही बन रहा है, एक्स एंटी मेजर्स के लिए ही बन रहा है। और इसके अलावा एक्स पोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, क्यूरेटिव होता है। क्यूरेटिव मतलब आपको आपका कोई चीज हो चुकी है और आप उसके लिए, जैसे मर्डर अगर किसी ने कर दिया, तो अब कैसे रोकोगे उसको, क्या करोगे उसका, तो आपको उसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो ये जो मेजर्स होते हैं उसको एक्स पोस्ट बोला जाता है। जैसे अगर आप आईपीसीसी जो है, या मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, आईपीसी है शायद, इंडियन पीनल कोड, उसको मेनली आप एक्स पोस्ट के अंदर रखोगे कि कितना, अगर किसी ने कोई भी क्राइम कर दिया तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो वो आईपीसी से के अंदर लिखा हुआ है। ऑटो कंपनीज फ्लैग लोकल वैल्यू एडिशन मैथ अंडर पीएलआई। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। थोड़ी सी आपको, मतलब मेरे को काफी रिसर्च करनी पड़ी, तो मेरे को वो सारी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इसके लिए। पीएलआई का स्कीम का मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। पहले पीएलआई स्कीम में क्या है कि ये जो एक नंबर दिया हुआ है 25938 करोड़ रुपीस, आप इतना मान के चलें कि इतने बेनिफिट्स मिलते हैं ऑटो कंपनीज को, कार बनाने वाली कंपनीज को,
अगर वो कुछ क्राइटेरियाज को मीट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि सबको वो बेनिफिट दे दे। वो गवर्नमेंट बेनिफिट देती ही इसलिए है क्योंकि वो कुछ तरीके की एक्टिविटीज प्रमोट करना चाहती है इंडिया के अंदर, मतलब कंट्री के अंदर, तो उसके लिए वो बेनिफिट्स देती है। तो अब ये जो एक्टिविटीज है प्रमोट करने के लिए उनको वो अपना क्राइटेरिया बना देती है कि अगर आप ये चीजें करोगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे। ऐसे ही क्राइटेरिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपका 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की कंडीशन हो। मतलब आप जितना भी वैल्यू एडिशन कर रहे हो, वैल्यू एडिशन मतलब होता है कि आप प्रोडक्शन मेनली जितनी कर रहे हो उसका 50% आपका डोमेस्टिक होना चाहिए। ये एक कंडीशन है। ये नहीं कि आप बाहर की कंपनी हो बस इंडिया के अंदर रजिस्टर करा लिया ताकि आपको इसके अंदर पीएलआई के अंदर बेनिफिट मिल जाए। ऐसा नहीं चलेगा। आप इंडिया के अंदर बिजनेस करो, बाहर भी करो, इंडिया इतना रोक नहीं रही है गवर्नमेंट। 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, डोमेस्टिक वैल्यू, ये ऑटो कंपनीज ये बोल रही हैं कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का जो आपने फॉर्मूला दिया कैलकुलेट करने के लिए, जो हमें आपने तरीका बताया है, इसके अंदर दिक्कत है। अब कैसे दिक्कत है पहले देख लेते हैं क्या फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है आपका डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नेट ऑफ जीएसटी माइनस इंपोर्ट कंटेंट। मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस लेना है पहले, तो ये एक टर्म है, ये मैं आपको समझा दूंगा। माइनस आपने जितना इंपोर्ट किया उसमें से, ये आपका एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये टोटल वैल्यू एडिशन है। टोटल वैल्यू एडिशन माइनस आपने जितना इंपोर्ट कर लिया, माइनस आपने जितना इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि उसको अगर आप माइनस कर देंगे तो बेसिकली वो पार्ट बचेगा जितना आपने डोमेस्टिकली इंडिया में अपने जितना प्रोडक्शन का वैल्यू जनरेट किया है, जितना आपने प्रोड्यूस किया है। वैल्यू जनरेट करने का मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर आपने रॉ मटेरियल कार के लिए परचेज किया 100 रुपीज का, कि आपने जो उसका इंजन है उसके सब के लिए रॉ मटेरियल आपको परचेज करना पड़ता है। ये तो नहीं है कि आप इंजन बना बनाया परचेज कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर आपने उस कार की वैल्यू को बना दिया 120 रुपीज का, तो आपने यहाँ पे 20 रुपए का आउट ऑफ थिन एयर, आउट ऑफ अपनी प्रोडक्शन करके, आउट ऑफ अपनी एक्सपर्टीज उसकी वैल्यू बढ़ा दी उस मेटल की, या फिर जो भी पार्ट था, जो भी इक्विपमेंट था। तो इस तरीके से जो 20 रुपीज का बीच में हुआ, इसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। अब ये जो वैल्यू एडिशन है ये टोटल हो गया। अब इसके अंदर से हो सकता है आपने कुछ पार्ट इंपोर्ट किया हो, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, बाकी आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बचेगा। अब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के अंदर इनका एक फॉर्मूला है, नहीं, एक्स फैक्ट्री प्राइस के अंदर इनका फॉर्मूला है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का। इसी की बात की गई है यहाँ पर कि सीक फॉर्मूला बेस्ड ऑन एक्स फैक्ट्री कॉस्ट इन केसेस वेयर व्हीकल्स आर सोल्ड एट लॉस। इसके अलावा आप ये पढ़ लें एक बार, however the formula for calculating the DBA rules relies on X factory rules rather than the cost of making them। मतलब हमारी जो कंपनीज है वो ये चाहती है कि ये जो एक्स फैक्ट्री प्राइस पे आप ये जो फॉर्मूला बना रहे हो, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये प्राइस के ऊपर होना चाहिए, मतलब कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए। अब ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट भी ऐड करने को बोलते हैं। अब प्रॉफिट का मतलब जैसे अकाउंट्स में होता है कि अगर आप कहीं पे भी प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं तो वो लिखने के लिए होता है। अगर लॉस हो रहा है आपको तो एक्चुअली में आपको माइनस भी करना पड़ेगा। और फैक्ट्री लेवल पे एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब ही होता है कि फैक्ट्री लेवल पे आप कितने रेट पे अपना माल सेल कर रहे हैं, अपना प्रोडक्शन सेल कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, फैक्ट्री से किसको जाता है माल, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो फैक्ट्री बेचती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद का ही है, तो वो उसको डिस्काउंट पे बेचती है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट बढ़ सके। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि the seller is not responsible for loading the goods on the method of transportation. Another term is FOB, which makes the seller liable to load goods on the buyer transportation method. तो अब मैं आपको बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको प्रॉफिट ऐड करने के लिए बोल रही है गवर्नमेंट, यहाँ पे ट्रेंड ऐसा बन गया है कि कंपनीज को एक्चुअली में लॉस होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो इस प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर नहीं आती हैं, जो कंपनीज को और भी बियर करनी पड़ती है। जैसे एक हो गया जो मैंने आपको बताया अभी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये आप सारा पढ़ सकते हैं, नीचे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ओवरहेड कॉस्ट के अंदर भी आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, अदर कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात नहीं करी गई है। इसलिए क्या होता है कि ये टोटल मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट से कम हो जाता है एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई प्राइस कम हो गया तो जो टोटल वैल्यू एडिशन है उसको अगर आप इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो ये भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज कैलकुलेट की जाती है। और ओवरऑल हमारे ऑटो कंपनीज ये बोल रहे हैं, कार कंपनीज ये बोल रहे हैं कि वो इस क्राइटेरिया को कभी मीट ही नहीं कर सकते और उनको कभी बेनिफिट मिल ही नहीं सकता, कि गवर्नमेंट की स्कीम इनफेक्टिव हो जाएगी। अभी इंडिया में सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जो ये क्राइटेरिया मीट कर पा रही है, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी। इसके अलावा कोई भी ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहे हैं।
डेटा बिल टू मेक सोशल मीडिया कंपनीज अकाउंटेबल, फोर्टिफाई आईटी इंडस्ट्री। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है डीपीडीपी बिल के बारे में, मैंने आपको बताया था। इसमें डीपीडीपी बिल है आपका, अभी नया ही बना है, इंडिया में आया है। इसकी एक और न्यूज है आगे। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा बिल है। मतलब जो जैसे आपने देखा होगा कहीं, अगर आपने सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री देखी है तो उसके अंदर काफी अच्छे से बताया है। बट अदरवाइज भी आप जैसे अगर फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब के अंदर लॉग इन करते हैं, तो काफी सारे ये परमिशन आपसे लेते हैं। तो उसके अंदर कई बार ये डेटा परमिशन ले लेते हैं आपसे कि आपका डेटा शेयर कर सकते हैं ये अपने सर्विस के साथ, आपको बेटर एड्स दिखाने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेटर करने के लिए। बट हमें ये नहीं पता कि वो उसका अच्छा यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन की जरूरत है जो कि गवर्नमेंट अब लेके आ गई है। तो डीपीडीपी बिल का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके डेटा को सोशल मीडिया कंपनी से मतलब वो करना, प्रोटेक्ट करना। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑब्वियसली यही होगा कि इंडिया का डेटा जैसा प्रोसेस होता है, मतलब इंडिया के डेटा को यूज कैसे किया जाता है, वो चीज चेंज होने वाली है पूरी। ये हमारे अश्विनी वैष्णव सर कह रहे हैं। अश्विनी वैष्णव को आपको पता ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्ट्री के भी यही मिनिस्टर हैं। तो ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें यही है कि इंडिया की नेशन की प्रोटेक्शन के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में ये लोग लेके आए हैं। तो इनको बार बार चैलेंज किया जा रहा है, सोशल मीडिया कंपनी से पूछ रही है। इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने जो किया है वो सोच समझ के किया है और इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। वीआई नाउ सीक्स टाइम टिल दिसंबर टू क्लियर इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूज। हम डीपीडीपी वाली बिल की एक और न्यूज में आएंगे, नीचे दी हुई है। और मैंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन बोला उस पर भी आएंगे। बट उससे पहले दो तीन कॉर्पोरेट न्यूज है यहाँ पे। वीआई नाउ सीक्स टाइम टू टिल दिसंबर टू क्लियर इट्स स्टैट्यूटरी ड्यू। बहुत बेसिक न्यूज है कि स्टैट्यूटरी मतलब होता है गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट ने उनको किसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है। जैसे कि दो सर्विसेज हैं, एक तो आपका लाइसेंस फीस, गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दे रखा है अपना काम करने का, एंड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस। स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली आपको जो ये पोल वगैरह होते हैं और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि आप उसको बोलते हैं बैंडविड्थ बोलते हैं शायद, मेगाहर्ट्ज के अंदर उसको नापा जाता है, मेगाहर्ट्ज MHz। तो उसकी परमिशन देना, उसका लाइसेंस देना, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। स्पेक्ट्रम भी एक काफी कॉमन वर्ड है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके लिए ड्यूज पड़े हैं वीआई की, वोडाफोन आइडिया के गवर्नमेंट को। तो उसके लिए बेसिकली इनको एक नोटिस दिया गया, शो कॉज नोटिस है कि क्यों आप रीपे नहीं कर पा रहे, ये भी आपको बताना है और जल्दी जल्दी रीपे करना है। तो उसके अगेंस्ट वीआई अब बोल रहा है कि वीआई को दिसंबर तक टाइम चाहिए अपना, एक वो फंडिंग राउंड करना चाहते हैं, वो खत्म करने के बाद ही वो अपना पैसा दे पाएंगे वापस। वेरीफाइंग आईडी फॉर सोशल मीडिया यूज कुड पोस्ट सिक्योरिटी रिस्क। हाँ, ये है डीपीडीपी बिल की सेकेंड न्यूज। इसमें है आपका डीपीडीपी बिल के अंदर ऐसे आइडेंटिफाई किया गया है कि आपका 13 टू 18 ईयर्स ओल्ड अगर आप हैं तो वो आप मतलब अगर आप 18 ईयर्स अबव हैं तो आप अडल्ट हैं, 18 ईयर से नीचे वाले चिल्ड्रन है। और 13 साल के ऊपर ये सारी कंपनीज जनरली अलाउ करती है। तो एक जो सेगमेंट बचा बीच में किड्स का, 13 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, उसमें हुआ क्या कि उसके अंदर अब काफी सारे सिक्योरिटी के रिस्क है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को ऐसे एक्सपोज हो जाते हैं जो कि थोड़ी मतलब मेच्योर किस्म की है, 18+ कंटेंट है या फिर ऐसे सब कंटेंट है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप उसके अपने नए डीपीडीपी बिल के अंदर ये बोला गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजिलॉकर से वेरीफाई करानी पड़ेगी पेरेंट की आइडेंटिटी। अगर कोई 13 से 18 साल का बच्चा किसी ऐप को यूज करना चाहता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कराना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कराना पड़ेगा, एंड अपने पेरेंट को भी का भी आधार कार्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा। दोनों चीजें करानी पड़ेंगी, डिजिलॉकर के थ्रू ये पॉसिबल होगा। और ये आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, फॉर यूजर्स इन इंडिया बिटवीन 13 एंड 18 एप्स नाउ हैव टू गेट पेरेंटल कंसेंट बाय वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स। दोनों की आइडेंटिटी उनको वेरीफाई करानी पड़ेगी, तब जाके वो यूज कर पाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कब से हो रहा है, बट ये आप ये चीज यहाँ पे एज अ रूल तो मान ही सकते हैं। तो ये हो गया। सो सॉरी। सो इसके बाद है आपका कैबिनेट ओकेज बिल ऑन 28% जीएसटी। तो बहुत सारे इसके ऊपर वो क्वेश्चन किए जा रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर, बट उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने ई गेमिंग के ऊपर, कसिनो के ऊपर 28% जीएसटी का रूल एप्लीकेबल कर दिया है। उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। तो ये हो गया यहाँ पर। ये तो बेसिक हमने पहले भी कवर किया ही हुआ है। इसी के अंदर मेरे को आपको वो चीज बतानी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है कि अ गवर्नमेंट हैज अ लिमिटेड टाइम विंडो टू गेट द बिल पास इन बोथ द हाउसेस।
क्योंकि वहां पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिस्कशन चल रहा है, जो आगे लिखा है ड्यू टू द ऑनगोइंग डिस्कशन ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। मेरे को ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, बट मैं एक बार पहले बाकी न्यूज़पेपर कवर कर लेता हूँ। तो आगे आ जाते हैं एक बारी के लिए। हाई फ्रूट प्राइसेस में पुश अप फूड इन्फ्लेशन फर्दर। बहुत बेसिक न्यूज है, इसमें बोला गया है एप्पल्स एंड बनाना के मेनली प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि उनका थोड़ा लेट अराइवल हुआ मॉनसून का, और बहुत ज्यादा हो गया मॉनसून, तो उस वजह से काफी क्रॉप्स स्पॉइल हो जाती है, ये सब हो जाता है। तो उसकी वजह से फ्रूट प्राइसेस थोड़े बढ़ गए हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ गए हैं, नेचुरल सी बात है। और अगर हम रिटेल प्राइसेस देखें तो एप्पल के 15% बढ़ गए हैं, बनाना के प्राइसेस भी अगस्त में बढ़े। चिकन की प्राइस भी इन्होंने कंपेयर किया तो वो 30 to 40% ड्रॉप हुए हैं। अब ये हो गया। इसके बाद एक और न्यूज पे आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग एट हाई स्लोज फ्लोज इनटू द एक्टिव इक्विटी फंड्स। बहुत बेसिक बात है, काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज के अंदर स्लोज फ्लोज करके लिखा हुआ है, बट बहुत बेसिक है कि क्योंकि अभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्टिव इक्विटी फंड के अंदर जिसने भी इन्वेस्ट किया था उसको बहुत अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, मतलब सेल कर रहा है। तो सेल कर दिया उसने, तो इनफ्लो स्लो हो जाता है, मतलब ये फ्लो नहीं होना चाहिए, इनफ्लो बोलना चाहिए यहाँ पे। इनफ्लो स्लो हो गया है यहाँ पर, क्योंकि आप मनी नहीं आ रही है लोगों की और मनी विड्रॉ ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से आप फ्लोज देख सकते हैं कि फ्लोज इसलिए कम हो गए पूरे एक्टिव इक्विटी फंड्स के अंदर। सरप्लस लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम सर्जेस टू 14 मंथ हाई। बहुत बेसिक न्यूज है, इसमें क्या हो रहा है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो करेंसी का सर्कुलेशन होता है, कैश का सर्कुलेशन होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अगर कैश का सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस की वैल्यू में बढ़ जाना, क्योंकि क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, डिमांड सप्लाई अगेन, कि अगर आप मनी की सप्लाई को बढ़ा देंगे तो उसका प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे। मनी के प्राइस को ही इन्फ्लेशन बोल सकते हैं आप लोग। अगर मनी का प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो इन्फ्लेशन हो जाएगी, आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा इस सेम गुड को खरीदने के लिए। तो अब क्या हुआ कि ये क्यों हो रहा है अब इंडिया में, क्योंकि तीन फिनोमिना एक साथ काम कर रहे हैं। पहला है कि हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने देखा थोड़े दिनों पहले कि बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट, और इस साल जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सबसे ज्यादा रहा है कुछ टाइम तक, और बहुत ज्यादा कोर सेक्टर के अंदर ग्रोथ करना चाहती है गवर्नमेंट, इसीलिए वो ज्यादा अपना खर्चा कर रही है। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, जैसे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करी, रोड बनवाया, ये सब, तो गवर्नमेंट के लेबरर्स को पैसा मिला, इन सबको पैसा मिला, तो गवर्नमेंट से पैसा, गवर्नमेंट के रिजर्व से इकोनॉमी के अंदर आ जाता है, तो इससे डायरेक्टली आपकी लिक्विडिटी, कैश रिजर्व, सब चीज बढ़ जाती है, कैश बढ़ जाता है। देन है आरबीआई का फॉरेक्स इंटरवेंशन। फॉरेक्स इंटरवेंशन में होता है कि आपका आरबीआई ने डॉलर खरीद लिया, रुपी को सेल कर दिया। रुपी को सेल करते ही ऑब्वियसली बात है रुपी की वैल्यू बढ़ गई, मतलब रुपी का सप्लाई बढ़ गया, वैल्यू कम हुई है, सप्लाई बढ़ा है। तो इस तरीके से ये हो गया। थर्ड चीज की रिटर्न ऑफ 2000 नोट। अब 2000 नोट भी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट बैन कर दिया, तो वो लोग अपना वापस जाके उसको डिपॉजिट करा रहे हैं, तो बैंक्स के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया इसकी वजह से। तो ये तीनों ही चीजें एक साथ होने की वजह से 14 मंथ हाई, पिछले 14 महीने के अंदर सबसे ज्यादा हाई पर चला गया है लिक्विडिटी के लेवल, कैश के लेवल, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। अब मैं आपको, अच्छा एक और चीज है, सेबी हाउस लिस्टिंग टाइमलाइन टू 3 days पोस्ट आईपीओ क्लोजर। अब आपने अगर देखा हो तो आईपीओ की जो डेट होती है कि जिस दिन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके 6 दिन, 5 से 6 दिन के बाद उसकी आपको अलॉटमेंट मिलती है और लिस्टिंग होती है। तो अब वो 6 दिन का टाइम, T+6 बोला जाता था पहले। टी मतलब जो मेन दिन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके 6 दिन बाद आपकी लिस्टिंग होती थी। अब उस T+6 को कट करके T+3 कर दिया गया है, और ये कुछ टाइम बाद मैंडेटरी हो जाएगा। और अभी से अगर किसी को करना है तो अभी वॉलंटरी बेसिस पे वो ये चीज कर सकता है, अगर वो चाहे तो कर सकता है, कुछ टाइम बाद तो ये परमानेंट हो ही जाएगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। तो मैंने देखा काफी टाइम हो चुका है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन में होता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एक, मतलब अपोजिशन पार्टी चाहे तो वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकती है किसी एक ग्राउंड पे। तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफी सारे लोगों को, अपनी और पार्टीज को मिला के, एटलीस्ट 50 मेंबर्स होने चाहिए आपके पास हाउस के अंदर, तब आप ये चीज कर सकते हैं। और इन्होंने मणिपुर का इशू रेज किया है कि मणिपुर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, मणिपुर का क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का, और उसका इन्होंने करके नो कॉन्फिडेंस मोशन को उठा दिया है। अब इससे हुआ क्या कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इसकी प्रॉपर कोर्ट की तरह हियरिंग होती है, एक स्पीकर बनता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो पूरा देखता है इसको। अब इसमें क्या हुआ कि अगर
गवर्नमेंट ये पास कर देती है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है, तो पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, री इलेक्शन होता है, या कई बार फॉर द टाइम बिंग अपोजिशन पार्टी को ही रूल में ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन किए जा चुके हैं आज तक। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है जो ऑलमोस्ट जो ओनली सरकार है जो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन को हारी थी, एक वोट से हारी थी, 269 270 से। बहुत सारे इस पे डिबेट है, उसमें हम अभी ऑब्वियसली नहीं आएंगे। और एक यहाँ पे अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारे अग्रेसिव स्टेटमेंट बीजेपी ने ऑलरेडी दे दी है। जैसे कि अमित शाह ने बोल दिया कि डू वट एवर नरेंद्र मोदी विल बी द पीएम इन 2024। तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए। बट मतलब मेरा क्या ओपिनियन है मैं नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पर, बट ये है कि अभी आज 10 अगस्त को ही मेन हियरिंग है। आज ही नरेंद्र मोदी को इन पे अपना रिप्लाई देना है कि वो क्या कर, मतलब क्या उनका स्टांस क्या है, बेसिकली वो ये इससे गिल्टी है या नहीं है, ऐसा क्या है। तो इस तरीके से ये चीज होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज आपको न्यूज देखनी चाहिए, ये मैं बोलूंगा, अगर आप मतलब ऑब्वियसली टाइम है। सो दैट इज इट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है, आज काफी सारा लॉ रिलेटेड कंटेंट था, अगर आपको कोई भी अगेन डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कल की वीडियो में वापस कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें से, अगर आपको रिक्वायर्ड। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।